So when it comes to skincare routine and regime, आजकल इतना इंस्टा रील्स हैं या सोशल मीडिया में इतना सारा कंटेंट है, एवरीवन इज फॉलोइंग सम काइंड ऑफ अ ट्रेंड और अदर। जो हमें रात का समय मिलता है वो पूरा रिपेयर के लिए रहता है, राइट। सो हमारा जो डे टू डे डैमेज हो रहा है स्किन में, वो रिपेयर आपका नाइट टाइम में ही होगा। फोटो एजिंग का मतलब जो सन के वजह से एजिंग होती है। अगर आप घर में भी अंदर हैं तो आपका यूवी रेज तो आ रहे हैं, एंड दिस यूवी रेज कैन लीड टू डैमेज। री एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं आपने सनस्क्रीन लगाया एंड इट्स डन, आफ्टर 2 to 3 आवर्स यू हैव टू रीअप्लाई सनस्क्रीन। देखिए स्किन बैरियर जो रहता है ये हमारे स्किन का लेयर रहता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन होता है। जिनका स्किन ऑयली है उसको नाइसिनामाइड बहुत सूट करता है, लेकिन नाइसिनामाइड का आपका कॉन्सेंट्रेशन 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब हम केमिकल पीलिंग करते हैं तब आपका स्किन प्रॉपरली एक्सफोलिएट होता है, विजिबल एक्सफोलिएशन होता है, ड्राई स्किन, डेड स्किन निकलता है। पिंपल्स को ट्रीट करना हमारे लिए आसान है, लेकिन एक बार वो गड्ढे बन गए या दाग बन गए तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। मेलाज्मा या हाइपरपिगमेंटेशन एक स्किन प्रॉब्लम है, टैनिंग इज नॉट अ स्किन प्रॉब्लम। हम चाहते हैं कि हमें लोग देखें, हमें लोग अप्रिशिएट करें, राइट। तो इस वजह से एंटी एजिंग जो रेजीम है या रिचुअल है ये आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं मे बी लेट 40s या लेट 50s में, जो एजिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उनको राइट डायरेक्शन देना ही एक डॉक्टर का फर्ज है, ना कि वो कोई भी ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और उससे वो परेशान हो रहे हैं, कर रहे हैं खुद को भी और अपने आसपास वालों को भी। दोस्तों आज इंटरनेट पर अच्छी और फ्लॉलेस स्किन के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, DIY होम रेमेडीज़ भी हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि सही नॉलेज सही पर्सन से आए। इसलिए अगर आप अच्छी और फ्लॉलेस स्किन चाहते हैं तो आज का एपिसोड आपको पूरा देखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा मुदगल और आज वेब दुनिया हिंदी पर हमारे साथ हैं इंदौर की रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गिन्नी छाबड़िया। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले अगर जनरली हम ये जानना चाहें कि किसी भी पर्सन को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो आपकी जब भी स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं, है ना, तभी ही जाना चाहिए। समटाइम्स बहुत लोगों को एक कॉमन कंसर्न फॉर एग्जांपल एक्ने है, तो ऐसे लगता है कि चलो ये तो टीनेज में होता है, बहुत सारे मदर्स को तो ये तो होता ही है, तो दे कम लेट, तब तक के एक्ने के स्कार्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्ने, पिट्स हो जाते हैं विच इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो जब आपको कोई भी स्किन का प्रॉब्लम लग रहा है कि इट हैज स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन योर फेस, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप तभी ही डॉक्टर का एडवाइस लें, बिकॉज आपका सही ट्रीटमेंट विल गिव यू अ बेटर स्किन। अनदर एग्जाम्पल इज पिगमेंटेशन, जिसको झाइयाँ बोलते हैं। अब पिगमेंटेशन भी शुरुआत में काफी हद तक के मैनेज हो सकता है, वो अगर बहुत ज्यादा गहरा हुआ या पिगमेंटेशन ज्यादा हो गया, सो देन अगेन इट बिकम्स डिफिकल्ट, चैलेंजिंग बोथ डॉक्टर के लिए और पेशेंट के लिए भी। तो इसीलिए जब भी आपको कोई भी स्किन कंसर्न है तो आप सही समय पे जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैम आज के एपिसोड में हम आपसे स्किन केयर पे बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, लेकिन अगर बेसिक से शुरू करें तो स्किन टाइप्स क्या होते हैं और कितने तरह के स्किन टाइप्स होते हैं? सो देखिए स्किन टाइप्स में जो मेजर स्किन टाइप्स होते हैं वो रहता है ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन एंड अ नॉर्मल स्किन। ओके, सो दीज आर 5 स्किन टाइप्स। एज द नेम से नॉर्मल, वो सबसे लकी रहते हैं बिकॉज उनका स्किन बैलेंस्ड रहता है, ना ज्यादा ऑयली रहता है, ना ड्राई रहता है, ना सेंसिटिव रहता है। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स उनके स्किन टाइप को सूट करते हैं। देन इट कम्स टू ड्राई, द नेम इज ड्राई स्किन टाइप। अब आपका स्किन टाइप अगर ड्राई है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको जेंटल क्लेंजर्स यूज करने हैं। ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर्स यूज करने हैं। एंड ड्राई स्किन अगेन कैन लीड टू सेंसिटिव स्किन, सो ड्राई स्किन टाइप नीड्स मोर केयर। Alright. अगेन देन कम्स टू ऑयली स्किन। ऑयली स्किन टाइप अगर किसी का रहता है तो वो एक्ने प्रोन रहता है। अब ऑयली स्किन है तो उसको अच्छा क्लेंजिंग की जरूरत है ताकि उनके जो फेस पे ऑयल सिक्रीशन हो रहा है वो प्रॉपरली क्लीन हो। अब इनको जो प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए वो लाइट वेट के होने चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ सीरम्स, इन द फॉर्म ऑफ जेल्स, बट उनको क्रीम्स और लोशंस अवॉइड करने चाहिए। फिर आपका आता है सेंसिटिव स्किन। अब सेंसिटिव स्किन यानी बहुत जल्दी जो रेड हो जाए या रैशेस हो जाए, तो उनको स्किन केयर जो है वो डॉक्टर से ही एडवाइस लेना चाहिए और उनको भी बहुत ही माइल्ड प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। ऑलराइट।
अगर हम स्किन केयर रूटीन की बात करें तो दिमाग में आता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करने होंगे जी। तो थोड़ा सा आप हमें इसके लिए गाइड करें कि एक्चुअली स्किन केयर रूटीन या रेजिम क्या होता है और कितना यूज करना चाहिए। सो व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर रूटीन एंड रेजिम, आजकल इतना इंस्टा रील्स हैं या सोशल मीडिया में इतना सारा कंटेंट है, एवरीवन इज फॉलोइंग सम काइंड ऑफ अ ट्रेंड और अदर। तो आई थिंक आज के टाइम में तो हर कोई बेसिक स्किन केयर तो कर ही रहा है। अब बेसिक स्किन केयर में 2-3 चीजें जरूरी रहती हैं, आपका स्किन का फेस वॉश, देन इट कम्स टू मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये रेजिम में रहना चाहिए इन द मॉर्निंग आवर्स। शाम में भी एक स्किन फेस वॉश करना चाहिए आपको और मॉइस्चराइजर लगा करके एक एक्टिव इंग्रेडिएंट लगाना चाहिए। सो एक मॉर्निंग और नाइट रेजिम इज मैंडेटरी कि आपका स्किन अच्छा और हेल्दी रहे। मॉर्निंग और नाइट दो के लिए आपने सेपरेट बताया, रात की क्या इंपॉर्टेंस है? मॉर्निंग का तो हमें सबको पता है कि उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाना है। शाम की इंपॉर्टेंस क्या है, नाइट की इंपॉर्टेंस क्या है? सो नाइट में बहुत जो हमें रात का समय मिलता है वो पूरा रिपेयर के लिए रहता है, राइट। सो हमारा जो डे टू डे डैमेज हो रहा है स्किन में वो रिपेयर आपका नाइट टाइम में ही होगा। सो नाइट रेजिम इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज डे रेजिम। डे रेजिम में आपका सनस्क्रीन मैंडेटरी होता है, सिमिलरली नाइट में आपका एक्टिव्स मैंडेटरी होते हैं। अब जो आपके एक्टिव्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू एज होता है, तो अगर आप अर्ली 20s में या अर्ली 30s में हैं तो आप एक सिंपल अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वंस इन अ वीक और ट्वाइस अ वीक यूज कर सकते हैं और विटामिन सी रात में यूज कर सकते हैं ताकि रिपेयर हो। जब आप थोड़ा लेट 30s या 40s में आते हैं तब रेटिनॉल एक रोल प्ले करता है। वो एज एन एंटी एजिंग और स्किन सेल टर्नओवर को इंक्रीज करता है। तो वो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट हो जाता है रात के टाइम में। अब अगेन इट डिपेंड्स ऑन स्किन टाइप। अगर ड्राई स्किन है तो उसको रेटिनॉल वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक ही अप्लाई करना चाहिए। ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो आपका रेटिनॉल डेली या ऑल्टरनेटिव बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ठीक, आपने जो डे रेजिम है उसमें बात की सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर। राइट। अगर हम मॉइस्चराइजर की बात करें, अगर कोई पर्सन मॉइस्चराइजर नहीं लगाता है तब क्या होगा? देखिए अगेन अगर ड्राई स्किन है तो कंपलसरी है, क्योंकि आप नहीं लगाओगे तो स्किन फ्लेकी और इरिटेट होएगा और दिखने में भी जो त्वचा आप बोलते हो रूखी रूखी सी लग रही है बिकॉज ऑफ दैट। अब ऑयली स्किन अगर आता है तो उसने अगर मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाया तो भी चल जाएगा, क्योंकि स्किन एक नेचुरल मॉइस्चराइजर बना रहा है। बट एट द सेम टाइम ऑयली स्किन टाइप के भी मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो बहुत ही लाइट वेट के होते हैं। मॉइस्चराइजर एक आपका बैरियर बना देता है स्किन में, सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने से आपका पूरा डस्ट ग्राइम वो सब निकल जाता है। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगा करके उसको सील करना है, एक आपको स्किन का बैरियर बनाना है और उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन आजकल सभी यूज करते हैं, पर कई बार जो हाउस मेकर्स होती हैं जो घर में होती हैं उनको लगता है जब हम बाहर ही नहीं जा रहे तो हमें सनस्क्रीन क्यों अप्लाई करना है। right, या आज मॉनसून है, बारिश है तो बादल है धूप नहीं है तो सनस्क्रीन क्यों लगाना है? ये सबसे बड़ा मिथ है। और हमने देखा है कि अ पर्सन इफ अगर उसने सनस्क्रीन अच्छे से लगाया तो सनस्क्रीन इन इटसेल्फ उसमें इतना इम्पोर्टेंस है कि उसका स्किन का क्वालिटी हमेशा अच्छा रहता है और एजिंग भी स्लो डाउन होता है। क्योंकि एजिंग जो है, हम फोटो एजिंग भी बहुत एक टर्मिनोलॉजी है। फोटो एजिंग का मतलब जो सन के वजह से एजिंग होती है। अगर आप घर में भी अंदर हैं तो आपका यूवी रेज तो आ रहे हैं एंड दिस यूवी रेज कैन लीड टू डैमेज ऑफ द स्किन। सो सनस्क्रीन आप बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, बारिश है नहीं है, बादल है, ठंड है, एवरी सीजन सनस्क्रीन इज इम्पोर्टेंट एंड री एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं आपने सनस्क्रीन लगाया एंड इट्स डन, आफ्टर 2 to 3 hours यू हैव टू री अप्लाई सनस्क्रीन। तो आइडियल सनस्क्रीन 3 बार लगना चाहिए थ्रू आउट द डे। हम एक रेजीम बोलते हैं सुबह 9 बजे, 12 बजे, वापस 3 बजे। ओके, सो ये इज इम्पॉर्टेंट टू कि हम सनस्क्रीन अच्छे से लगाएं। सनस्क्रीन की कितनी क्वांटिटी अप्लाई करना चाहिए? कई बार हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं 2 फिंगर्स, राइट। तो क्या ये सही है? इतना ये सही है जी। आइडियली 2 फिंगर जो सनस्क्रीन रहता है वो आपका फेस और नेक पे आपको लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्वांटिटी कम लगाई तो उसका प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं मिलेगा आपको। जी। अच्छा, कई मदर्स का कंसर्न होता है कि किस एज में छोटे बच्चों को सनस्क्रीन लगाना शुरू करना चाहिए?
देखिए सनस्क्रीन तो 6 मंथ्स के बाद से लगाना सेफ रहता है, फिजिकल सनस्क्रीन, ठीक है। तो सनस्क्रीन के भी टाइप रहते हैं, फिजिकल, केमिकल सनस्क्रीन। तो बच्चों में हम फिजिकल सनस्क्रीन बोलते हैं लगाना चाहिए, बिकॉज फिजिकल सनस्क्रीन इज वेरी सेफ। जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड के बने हुए रहते हैं जो आपके यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसमें किसी भी तरीके का केमिकल नहीं रहता है। सो अगर आपके बच्चे बाहर आउटडोर स्पोर्ट कर रहे हैं, टैन हो रहे हैं, आपको कंसर्न है, तो आप उनको सनस्क्रीन लगा सकते हैं। डॉक्टर, हमने फेशियल स्किन की बात की, लेकिन जो हमारा अंडर आई एरिया होता है, क्या उसको कोई स्पेशल या अलग तरह की केयर लगती है? अंडर आई का जो स्किन रहता है वो थिन रहता है, तो इसीलिए अगर हम देखें तो साइंस ऑफ एजिंग जो हमारी रहती है वो अराउंड दी आईज पहले आते हैं, जिसको हम क्रोस फीट बोलते हैं। हम हंसते हैं तो यहाँ पे लाइंस आती हैं, राइट। सो अंडर आई का स्किन क्योंकि थिन रहता है, तो उसका जो मॉइस्चराइजर्स रहते हैं, जो क्रीम्स रहते हैं, वो डिफरेंट रहते हैं। अंडर आई एरिया को आपको हमेशा नरिश करके रखना चाहिए, और हमारे जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम रात में के रेजीम में यूज़ करते हैं, जैसे रेटिनॉल हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हो गए, तो वो इरिटेट कर सकते हैं आपकी अंडर आई की स्किन को। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि जो भी आपके नाइट क्रीम्स हैं वो आई से काफ़ी दूर रहने चाहिए, या इवन जो हमारे एक्ने के ट्यूब्स रहते हैं वो ऑयल सिक्रीशन को कम करने के लिए यूज़ होते हैं। सो व्हेन दे आर यूज्ड ऑन फेस और वो आई के आसपास अगर यूज़ हो जाते हैं तो आई का स्किन इरिटेट हो सकता है। तो आपको जो क्रीम्स हैं वो आई से दूर यूज़ करनी चाहिए। एंड प्लस जो आपकी क्रीम्स रहती हैं आई के, वो स्पेशल क्रीम्स रहती हैं, तो वो यूज करनी चाहिए। ओके, आपने कहा कि आई से दूर यूज करना चाहिए, राइट। तो मान लीजिए अगर हम नाइसिनामाइड यूज कर रहे हैं या विटामिन सी सीरम यूज कर रहे हैं, उन्हें भी आंखों से दूर यूज करना है? देखिए कुछ प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो सेफ रहते हैं, जैसे नाइसिनामाइड, विटामिन सी, थोड़े से सेफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो अराउंड द आईज लग गए तो उसमें कोई इश्यूज नहीं होते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जैसे मैंने बोला रेटिनॉल और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हो गए, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग और हार्श रहते हैं, तो वो अगर आईज के आसपास आ जाते हैं तो थोड़ा डर्मेटाइटिस, रैशेज या रेडनेस के चांसेस होते हैं। डॉक्टर, कई लोग बेबी प्रोडक्ट्स का यूज करना पसंद करते हैं, जैसे कि क्रीम्स हुए या शैम्पू हुए, उन्हें लगता है कि ये प्रोडक्ट्स उनकी स्किन पे बहुत माइल्ड होंगे, तो क्या सच में बेबी प्रोडक्ट्स मैच्योर स्किन पर इफेक्टिव होते हैं? अगर मेरे कोई पेशेंट्स मेरे पास आकर के बोलते हैं कि मैं बेबी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन करती हूँ, आर यू अ बेबी? सो बेबी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो उनके स्किन टाइप के हिसाब से बने रहते हैं, बहुत जेंटल रहते हैं। अब हम जो एडल्ट्स रहते हैं, हमारा डे टू डे एक्सपोजर धूल मट्टी में बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पोल्यूशन है, सो वी नीड अ प्रोडक्ट विच क्लेंजेस आवर स्किन प्रॉपरली। सो बेबी प्रोडक्ट्स लेट अस रिस्ट्रिक्ट कि वो बेबीज ही यूज करें, और एडल्ट्स को दे शुड यूज देयर प्रोडक्ट्स, नॉट द बेबी प्रोडक्ट्स। और क्योंकि अब हम एक एक्सपर्ट से जान रहे हैं कि बेबी प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली बेबीज के लिए होते हैं, तो ये उन्हें यूज कर देना चाहिए। yes, yes. डॉक्टर, पिछले कुछ समय से हमने कुछ एक्टिव्स के नाम जो कि आपने अभी भी यूज किए, हमने काफी सुने, एंड आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स भी इसके बारे में जानना चाहेंगे, तो एक एक करके हम उन एक्टिव्स पे बात करते हैं और आपका एक्सपर्ट ओपिनियन उन पे लेते हैं। जी बिल्कुल। विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम जो है ये पिगमेंटेशन को कम करता है। अब विटामिन सी सीरम बहुत ही एक अच्छा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, नाइट में भी लगा सकते हैं। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत रेयरली देखा है कि किसी को विटामिन सी से इरिटेशन या एलर्जी हो सकती है। सो इट कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ सीरम या क्रीम, मॉर्निंग एंड नाइट। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, जो कभी कभी हमें लगता है कि चलो मैं डर्मैट के पास नहीं जा सक रही हूँ तो मैं क्या लगाऊं, तो विटामिन सी एक सेफ ऑप्शन है। सेफ ऑप्शन है, और शायद सेल रिपेयरिंग के लिए भी ये काफी सेल रिपेयर भी होता है, बट मेजरली इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो ऑक्सीडेटिव डैमेज जो स्किन का है वो कम होता है उससे, और पिगमेंटेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है। मैम, आपने टर्म यूज किया एंटीऑक्सीडेंट, राइट। तो हमारी बॉडी में क्या कुछ ऑक्सीडाइजेशन होता है जिसको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है? एक्चुअली क्या रहता है कि बिकॉज ऑफ मे बी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, बॉडी अंडरगोज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो हमारी बॉडी बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनाती है जो हमारे स्किन को या हमारी इंटरनल बॉडी को भी डैमेज करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स, अगर हम स्किन की बात करें तो हमारे को अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आ सकता है, पिगमेंटेशन आ सकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ये ऑक्सीडेटिव डैमेज या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नलिफाई या कम करता है जी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स यानी आपके डे टू डे लाइफ में भी अगर आप अच्छे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टमाटो,
टमेटोज का यूज करेंगे तो उसमें टमेटोज में एक इंग्रेडिएंट होता है लाइकोपाइन, जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रहता है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्ले अ वेरी गुड रोल। जी, अच्छा, आपसे जितनी बात हो रही है उतने टर्म समझ में आ रहे हैं जैसे फ्री रेडिकल्स या एक होता है स्किन बैरियर, थोड़ा सा आप इस पे भी लाइट डालिए। देखिए, स्किन बैरियर जो रहता है ये हमारे स्किन का लेयर रहता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन होता है। तो अगर कोई हार्श प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे हमने स्क्रबिंग की या हमने एक्स्ट्रा, अब बहुत लोगों को आदत होती है फेस वॉश दिन में 3 से 4 बार करना है, इतनी बार नहीं करना है, 2 बार ही करना है विद द फेस वॉश। पानी से आप नॉर्मल वाटर से कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू यूज फेस वॉश अगेन एंड अगेन। तो आपका जो स्किन का बैरियर है वो डैमेज हो सकता है। तो आपके स्किन के बैरियर को रिपेयर करने के लिए आजकल मॉइस्चराइजर्स आते हैं जिसमें सीरामाइड्स होते हैं, सो दे आर वेरी हेल्पफुल। द नेक्स्ट इज हाइलुरोनिक एसिड। राइट, ये क्या होते हैं? देखिए, हाइलुरोनिक एसिड जो है वो हमारी स्किन का एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है, और हाइलुरोनिक एसिड में एक कैपेसिटी होती है टू होल्ड वाटर। ओके, सो इट इज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर। सो हाइलुरोनिक एसिड की एक ब्यूटी है, ये तो अभी आप लोगों को बिकॉज अगेन अवेयरनेस की वजह से ये टर्मिनोलॉजी बहुत पॉपुलर हुई है। जी हाँ, नहीं तो हमारे मॉइस्चराइजर्स में या हमारे क्रीम्स में मैक्सिमम ऑफ द क्रीम्स हैव हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, तो एक सपलनेस देता है स्किन में। और हाइलुरोनिक एसिड हम इंजेक्ट भी कर सकते हैं, तो जब हम स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसको स्किन बूस्टर्स बोलते हैं, ताकि वो स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखे, स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करें। और यही हाइलुरोनिक एसिड होता है जो और क्रॉस लिंक हो करके फिलर्स बनते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड के ही फिलर्स होते हैं जो हम अंडर द आई यूज कर सकते हैं, अगर आंखों के नीचे गड्ढा है या कहीं का भी हमारा स्किन नेजोलेबियल फोल्ड हो गए, या हमारा चीक फैट पैड, जैसे हम एज करते हैं तो ये फैट पैड डाउन होता है, तब हम हाइलुरोनिक एसिड का ही फिलर यूज करते हैं, क्योंकि एक नेचुरल मॉलिक्यूल है और ये धीरे 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 डीजनरेट होता है बॉडी से। सो हाइलुरोनिक एसिड के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, और डे टू डे लाइफ में हम हाइलुरोनिक एसिड के सीरम्स आजकल बहुत रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, तो एक नेचुरल लस्चर देता है वो स्किन को। बाकी जो जितने भी आपने बातें बताई हैं कि इंजेक्ट कर सकते हैं या फिलर्स हैं, वो सारे एडवांस प्रोसीजर का पार्ट होते होंगे? हाँ, तो वो जैसे अभी एंटी एजिंग का एक ट्रीटमेंट फॉर्म रहता है। अगर हम स्किन बूस्टर्स की बात करें तो वो तो कोई भी इंजेक्ट करवा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ स्किन के डर्मल लेयर में हम हाइलुरोनिक एसिड को प्लेस कर रहे हैं, तो उसका कोई एज बार नहीं रहता है। और जैसे फिलर्स रहते हैं, तो वो फिलर्स जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कहीं का भी हमारा वॉल्यूम लॉस होता है तो वो इंजेक्ट कर सकते हैं हम वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज नायासिनामाइड। नायासिनामाइड भी एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, ये विटामिन B3 रहता है और ये पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। अगेन जिनका स्किन ऑयली है उसको नायासिनामाइड बहुत सूट करता है, लेकिन नायासिनामाइड का आपका कॉन्सेंट्रेशन 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सो आपको देखना है कि अगर आप ओवर द काउंटर ले रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप 5 to 10% के बीच में नायासिनामाइड लीजिए, डोंट एक्सीड 10%। और मेरे ख्याल से जब भी आप कोई एक्टिव के ऊपर जा रहे हैं तो उसके पहले एक बार अपने को डर्मेट से जरूर पूछ लेना चाहिए कितने %। डेफिनेटली वो तो पूछना चाहिए, बट जैसे मैंने बोला विटामिन C, नायासिनामाइड, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। अब कोई नहीं डर्मेट के पास जा सकता है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं एट अ लोअर परसेंटेज, वो सेफ रहते हैं। इसके अलावा मैम एक और टर्म जो काफी सुनने में आती है वो है AHAs एंड BHAs। So AHA is alpha hydroxy acid, BHA is beta hydroxy acid। AHA में आपका आ जाता है ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जो बहुत कॉमनली यूज्ड एसिड्स हैं। बाकी भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बट ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड कॉमनली यूज्ड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हैं। AHA का काम है एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन, और BHA जो रहता है उसमें आता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है आपका ऑयल सिक्रीशन को कम करता है, तो सैलिसिलिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कैन बी यूज्ड इन बोथ नॉर्मल, ड्राई, ऑयली स्किन। लेकिन ड्राई स्किन अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यूज कर रहा है तो उसको बहुत विजिलेंटली यूज करना है, और वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक ही करना है। एक और जो बहुत पॉपुलर है वो है रेटिनॉल्स। राइट।
सो रेटिनॉल्स डेफिनेटली अगर हम स्किन डॉक्टर्स से आप पूछेंगे तो उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन टर्म्स ऑफ एंटी एजिंग। प्लस रेटिनॉल्स हम एक्ने के ट्रीटमेंट में भी बहुत यूज़ करते हैं। रेटिनॉल जो है वो आपके स्किन का सेल टर्नओवर को बढ़ाता है, तो आपका स्किन यूथफुल होता है, आपका जो भी डैमेज स्किन है या डल स्किन है वो रिपेयर होता है व्हेन यू आर यूजिंग रेटिनॉल। तो क्योंकि ये स्किन सेल टर्नओवर को बढ़ाता है तो अगेन आपको रेटिनॉल एक तो इम्पॉर्टेंट है कि आप नाइट टाइम में यूज़ करें। अगर आप उसको मॉर्निंग में यूज़ करेंगे तो उसका सन के साथ रिएक्शन होगा एंड यू विल गेट रेडनेस और रैशेज। सो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं कि दे डोंट नो व्हेन टू यूज़ रेटिनॉल। सो रेटिनॉल शुड बी यूज्ड इन द लेट इवनिंग्स और नाइट टाइम में यूज़ करना चाहिए। और एक ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है इन एंटी एजिंग। ऑलराइट, हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात की, इतने सारे एक्टिव्स की बात की, जिसमें से कुछ जो है वो स्किन को मॉइस्चर बूस्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सफोलिएट कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि ये सारा हमारी स्किन के साथ हम करें और हमारी स्किन बहुत अच्छी हो, पर एक ही टाइम पर कितने एक्टिव्स को एक साथ यूज किया जा सकता है? एक टाइम पे आई ऑलवेज रिकमेंड 1 या 2। अगर हम एक्टिव्स बोले विटामिन सी आप मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं विद द सनस्क्रीन, और रात में आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यूज़ कर सकते हैं या सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। बट जो रात के एक्टिव्स होते हैं वो एक सिंगल एक्टिव एजेंट ही यूज करना चाहिए। सो डोंट यूज 2 एक्टिव्स एट द बेड टाइम, एक्सेप्ट अगेन विटामिन सी एंड नाइसिनामाइड एक इनर्ट मॉलिक्यूल है, तो विटामिन सी एंड नाइसिनामाइड यूज करके अगर आप चाहें तो आप रेटिनॉल या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यूज कर सकते हैं। बट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड रेटिनॉल या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड रेटिनॉल टुगेदर नहीं यूज करना चाहिए। ओके, अभी हमारी बातचीत के दौरान एक टर्म आया एक्सफोलिएशन, राइट। पर इसमें भी हम 2 चीजें सुनते हैं, एक है फिजिकल एक्सफोलिएशन और एक है केमिकल एक्सफोलिएशन। इनमें क्या डिफरेंस है? फिजिकल एक्सफोलिएशन मीन्स आप फिजिकली कोई चीज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्रब, ठीक है, या आप घिसते हैं, ठीक है, तो उसको फिजिकल एक्सफोलिएशन यानी किसी भी चीज को निकालना, हटाना, राइट। अब फिजिकल एक्सफोलिएशन में अगर हम देखें तो स्क्रब्स यूज होते हैं, आप होम स्क्रब्स भी यूज कर सकते हैं, बट उनके ग्रैन्यूल्स बहुत जेंटल होने चाहिए। यू शुड नॉट यूज अ ग्रैन्यूल विच इज हार्श, नहीं तो उससे रैशेज हो सकते हैं। एक सिंपल वॉलनट स्क्रब या अगर आप कोई सिंपल इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं जो जेंटल ऑन स्किन है या जेंटल ऑन फेस है। अगर आप कोई भी हार्श मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो रैशेज हो सकते हैं। केमिकल एक्सफोलिएशन इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स, या अगर हम होम में डे टू डे यूज कर सकते हैं तो एक लो परसेंटेज का एक्सफोलिएटिंग एजेंट, अगेन जैसे मैंने बोला अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इज अ गुड एक्सफोलिएंट, तो उसका परसेंटेज अगर हम ग्लाइकोलिक एसिड की बात करें तो 6 to 12% तक के आप यूज कर सकते हैं, 12-15%, बट डोंट एक्सीड मोर देन 15%। उसके बाद केमिकल एक्सफोलिएशन जो है वो क्लिनिक पे करना चाहिए अंडर डॉक्टर्स सुपरविजन, जिसको हम केमिकल पीलिंग या केमिकल एक्सफोलिएशन एट अ हायर परसेंटेज करते हैं। अब जब हम केमिकल पीलिंग करते हैं तब आपका स्किन प्रॉपरली एक्सफोलिएट होता है, विजिबल एक्सफोलिएशन होता है, ड्राई स्किन, डेड स्किन निकलता है, तो उसमें परसेंटेज ऑफ जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। सो इसीलिए आपको जो है केमिकल एक्सफोलिएशन यू शुड डू एट अ क्लिनिक। राइट मैम, जब हम एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को तो आउटर लेयर जो है या डेड लेयर जो है वो हट जाती है और अंदर से एक न्यू लेयर बाहर आती है। ऐसी कंडीशन में क्या स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो सकती है? यस, डेफिनेटली। तो इसीलिए आपको मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन्स बहुत इंपॉर्टेंटली यूज करते रहना चाहिए। अब आपने अगर इन क्लिनिक प्रोसीजर्स करवाए तो डॉक्टर आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे ही कि आपको क्या क्या यूज करना है, कितने टाइम में यूज करना है। लेकिन अगर आप घर पे भी, जैसे मैंने बोला, 1 a week या 2 a week आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यूज कर रहे हैं, नाउअडेज बहुत पीलिंग एजेंट्स आपको मिलते हैं मार्केट में, होम पील करके बोला जाता है जी। बट अगर आप होम पील भी यूज कर रहे हैं, लो परसेंटेज में भी यूज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक्सफोलिएट कर रहा है एट अ माइक्रो लेवल विच इज नॉट विजिबल टू आवर आईज, लेकिन हल्का सा ड्राइनेस और सेंसिटिविटी होती है स्किन की। तो आपको मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन मैंडेटरी है। जब आप ये सब कर रहे हैं तो आप को सन डैमेज नहीं हो, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग फॉर बीच हॉलीडेज पे जा रहे हैं या आपको पता है आप वेकेशन पे जा रहे हैं, तब आप ये एक्सफोलिएंट्स ना यूज करें तो बेहतर रहेगा।
क्योंकि Okay. आप तब इतना ध्यान नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, Yes. वहां से लौटने के बाद आप कर सकते यस, हैं। वहां से लौटने के बाद भी आपको 1 वीक का गैप देना चाहिए, क्योंकि स्किन इज अंडर इन्फ्लेमेशन। अगर आप कोई बीच हॉलीडे पे गए हैं तब तो आपको बहुत जरूरी है ध्यान देना, क्योंकि हमारा स्किन को सन डैमेज, आप कितना भी सनस्क्रीन लगाएंगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सन डैमेज होता है। तो स्किन को थोड़ा सा काम डाउन होने का टाइम दीजिए, हफ्ता Okay. 10 दिन रुक जाइए, फिर ट्रीटमेंट लीजिए। और अदरवाइज हमें क्या लगता है कि जैसे ही हम वेकेशन से लौट के आए हैं, Right. स्किन टायर्ड है, शुरू कर देते हैं रिपेयरिंग। राइट राइट। सो Right. रिपेयर में आपको बस मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। ऑलराइट मैम, अब कुछ स्किन प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पे आते हैं जी। और सबसे पहले टीनेज से शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ। एक जो बहुत कॉमन और कह लें यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो कि है एक्ने। Acne. तो बेसिकली एक्ने क्या है और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? देखिए, एक्ने जो है, जैसे आपने बोला, एक कॉमन टीनेज कंसर्न है। अब टीनेज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, बॉडी इज न्यू टू द हार्मोन्स, तो इसीलिए जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जरूरी नहीं है हर टीनेजर को एक्ने होगा, लेकिन एक्ने एक कॉमन स्किन कंसर्न होता है टीनेज में। अब यहाँ जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है अरे टीनेज है, एक्ने तो होगा होना ही ही है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत एक्ने है तो स्टिल इट इज ओके, मैनेजेबल। वॉश योर फेस ट्वाइस अ डे, आपको ध्यान देना पड़ेगा आपके स्किन केयर का। लेकिन आपको लग रहा है कि एक्ने थोड़ा सा अग्रेसिव फॉर्म में है, उसमें रेड कलर, लाल कलर की फुंसियां हो रही हैं या पस वाली फुंसियां हो रही हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि यही पिंपल्स आगे चल के गड्ढे बनाते हैं और दाग धब्बे छोड़ देते हैं, और उसको लेकर के फिर हमें कंसर्न रहता है। एंड बिलीव मी, ये ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। पिंपल्स को ट्रीट करना हमारे लिए आसान है, लेकिन एक बार वो गड्ढे बन गए या दाग बन गए तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है ट्रीट करने के लिए। और फिर प्रोसीजर भी शायद एडवांस लेवल पे जाना पड़ता वही होगा। प्रोसीजर भी एडवांस लेवल पे जाना पड़ता है। तो मैं सबको यही गाइड करती हूँ कि आप सही टाइम पे कीजिए, आपके बहुत फायदे होंगे। राइट मैम, एक और बहुत कॉमन कंसर्न है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? देखिए, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स आर ग्रेड 1 पिंपल। तो हमारे जो पिंपल्स होते हैं ना, उसका फर्स्ट ग्रेड इज ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड, जो हम बहुत कॉमनली नोटिस करते हैं डे टू डे लाइफ में। फीमेल्स भी ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल या व्हाटएवर ब्लैक हेड व्हाइट हेड नोटिस करते हैं। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स की वजह से होता है। तो अगर आपने अच्छा क्लेंजर यूज किया तो आपका क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स नहीं होगा और आपका स्किन अच्छा और क्लीन रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप टू अवॉइड ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स इज अ गुड स्किन वॉशिंग, लाइक अ फेस वॉश। ओके, देन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, जो हमने डिस्कस किया था पहले, तो हमारे स्किन टाइप के हिसाब से हमारे फेस वॉशेस होते हैं। अब ऑयली स्किन है तो जैसे हमने बोला बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो सैलिसिलिक एसिड के फेस वॉशेस बहुत अच्छे रहते हैं व्हेन द स्किन इज ऑयली। ब्लैक हेड व्हाइट हेड को फॉर्म नहीं हो उसके लिए हेल्प करता है सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। ब्लैक हेड का मतलब होता है ओपन कोमेडोन, क्योंकि एक ब्लैक कलर का डॉट दिखता है जो अगर हम स्क्वीज करेंगे तो निकल सकता है। अब अगर व्हाइट हेड को आप छेड़ोगे तो वो अंदर ही अंदर पस फॉर्मेशन और इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट होता है। तो व्हाइट हेड जो बनता है उसके ऊपर एक स्किन का लेयर रहता है, कवरिंग रहता है, इसीलिए व्हाइट हेड या क्लोज्ड कोमेडोन बोलते हैं उसको। तो वो बहुत सी बार खुद ही डिसॉल्व हो जाता है। अगर वो नहीं जा रहे हैं, है ना, तो आप उसके साथ स्क्वीज मत कीजिए। आप ब्लैक हेड को भी बहुत ज्यादा स्क्वीज नहीं करना चाहिए। बेटर है कि अगर बहुत ज्यादा ब्लैक हेड व्हाइट हेड है तो आप एक स्किन क्लिनिक पे जाएं, डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर वो पूरा ट्रीट करवाएं। और अगर आपका व्हाइट हेड है या क्लोज्ड कोमेडोन है तो उसको हमें एक छोटा सा एंट्री पॉइंट करना पड़ता है, पंक्चर पॉइंट करके उसका ऑयल सिक्रीट करना पड़ता है बाहर। एक और बहुत ही कॉमन कंसर्न जो हम सुनते हैं अक्सर, जो कि है ओपन पोर्स। तो ये होते क्या है दरअसल और क्या ये ट्रीटेबल हैं? देखिए, ओपन पोर्स बहुत से कॉमन रीजंस की वजह से होता है। सबसे पहले तो अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल को बाहर निकलना है, तो इसलिए पोर्स ओपन होते हैं। अब अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया और पोर्स वाइडनिंग हो गया तो ओपन पोर्स इज लाइक अ स्कार, एक्ने स्कार के जैसा ही है, बट टाइनी स्कार, छोटे 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 पोर्स रहते हैं। और फिर ओपन पोर्स एट अ लेटर स्टेज ऑफ
एज में भी दिखे जाते हैं किसी किसी की स्किन में. सो इट इज अ काइंड ऑफ एजिंग एज वेल, है ना. तो ओपन पोर्स कैन बी इजिली मैनेजेबल अगेन विथ अ गुड स्किन केयर. अगर एक अच्छा स्किन केयर रिजीम या रूटीन फॉलो करता है कोई, तो ओपन पोर्स बहुत मिनिमाइज हो सकते हैं. ओके, पर वो कभी भी बिल्कुल खत्म नहीं होते. हाँ, इसीलिए राइट ट्रीटमेंट, राइट टाइम, टीनेज से ही आपका स्किन केयर स्टार्ट कर लेंगे तो यू विल गेट अ फ्लॉलेस स्किन थ्रू आउट. हम किसी किसी को बोलते हैं कि अरे ये कितनी फ्लॉलेस स्किन है, तो मे बी वो जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं या मे बी वो अपना स्किन केयर बहुत अच्छे से कर रहे हैं. राइट. मैम, टैनिंग से भी लगभग हम सभी जूझते हैं. राइट. इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? देखिए, टैनिंग एक बहुत जनरलाइज टर्म है जिसमें आपका पिगमेंट ओवरऑल बढ़ जाता है स्किन का. अब हम जब भी सन एक्सपोजर रहता है हमारा, तो हमारा मेलानिन सिंथेसिस, मेलानिन जो हमारे को पिगमेंट देता है, उसका सिंथेसिस बढ़ जाता है. तो हमारा पिगमेंटेशन जो है स्किन में रिफ्लेक्ट होता है, उसको टैनिंग बोलते हैं. वो टेम्पररी रहता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम. सो आपका जो टैनिंग रहता है दैट कैन बी इजीली मैनेज्ड विथ सनस्क्रीन. अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपका स्किन टैन या डल नहीं होगा. ओके जी. कई लोग हाइपरपिगमेंटेशन या मेलाज्मा को टैनिंग से रिलेट करते हैं, क्या ये सही है? देखिए, मेलाज्मा या हाइपरपिगमेंटेशन एक स्किन प्रॉब्लम है. टैनिंग इज नॉट अ स्किन प्रॉब्लम. ओके, है ना. टैनिंग अगर आप कुछ नहीं करेंगे, 10-15 दिन घर पे भी अच्छे से बैठ जाएंगे इन अ क्लोज्ड रूम वेयर देयर इज नो सन एक्सपोजर, आपका टैनिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता जाएगा. बट हाइपरपिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा इज अ स्किन कंसर्न. हाइपरपिगमेंटेशन भी बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है. अब मेलाज्मा उसका एक पार्ट है जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, मोर कॉमनली सीन इन फीमेल एज कंपेयर टू मेल. और अदर रीजंस फॉर हाइपरपिगमेंटेशन, समटाइम्स जो हेयर डाई यूज होता है या आपके परफ्यूम्स होते हैं, उससे भी पिगमेंटेशन होता है. तो डॉक्टर्स जो हैं वो डायग्नोज करते हैं कि आपको हाइपरपिगमेंटेशन किस वजह से हो रहा है, व्हाट इज द रीजन. जेनेटिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मेलाज्मा या हाइपरपिगमेंटेशन के वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है. राइट. एक बहुत सिंपल सी चीज है फ्रिक्शन. अपन वो लूफा या काथा रब करते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग. जब अगर हम कोई भी स्क्रब एक्सेसिवली यूज करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से भी पिगमेंट होता है. सो दैट ऑल इज हाइपरपिगमेंटेशन. अब मेलाज्मा हाइपर या दूसरे टाइप के हाइपरपिगमेंटेशन का एक स्पेशल या प्रॉपर केयर और स्किन लाइटनिंग एजेंट्स यूज करने चाहिए विच इज अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस. मैम, एंटी एजिंग टर्म ये काफी सुनने में आता है, लेकिन इसकी सही एज क्या होती है और इसमें क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं? एज तो जिस दिन से हम बॉर्न होते हैं तब से होते हैं, राइट. सो द डे यू आर बॉर्न, एवरी डे यू आर एजिंग. एंटी एजिंग एक बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है. पहले के टाइम पे लोग इतने कंसर्न नहीं थे, ठीक है. जैसे हम हमारी नानी दादी को देखें या हमारी मदर्स को भी देखें, हमारी दादी नानी में और हमारे मदर्स के अवेयरनेस में फर्क है, और उनके अवेयरनेस और हमारे अवेयरनेस में भी बहुत फर्क है. सो पहले लोग कंसर्न नहीं रहते थे, लाइन्स आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, ठीक है, एज होंगे, बूढ़े होंगे, चलेगा. बट आजकल किसी को एज नहीं करना है फास्ट, यानी उनको फेशियल एजिंग जितना डिले हो या जितना स्लो डाउन हो उतना अच्छा लगता है. क्योंकि आजकल हमारा बाहर जाना, लोगों से मिलना, मे बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, तो हम सब लोग जो हैं एक तरीके से एक सेलिब्रिटी बन गए हैं. क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें लोग देखें, हमें लोग अप्रिशिएट करें. राइट. तो इस वजह से एंटी एजिंग जो रेजीम है या रिचुअल है, ये आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है. तो अगर हम सही मायने में एंटी एजिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अच्छा सनस्क्रीन आप स्टार्ट करें. राइट फ्रॉम योर टीनेज आप सनस्क्रीन स्टार्ट कर लें, ताकि जैसे मैंने हमारे पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो सन डैमेज की वजह से एजिंग होती है. तो अगर आपने वहीं उसको कट डाउन किया तो आप एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देंगे. फिर जो आपकी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स दिखती हैं, ये आपका अब डिपेंड करता है अगेन आपका लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस, आपके ईटिंग हैबिट्स,
इनसे भी बहुत हमारा स्किन का डैमेज, वेयर एंड टेयर ये बहुत डिपेंडेंट होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं या स्मोक करते हैं या अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो उनके स्किन में डैमेज बहुत क्विकली होता है और उनकी एजिंग बहुत जल्दी दिखने लग जाती है। इसीलिए आप दो व्यक्तियों को 30s में देखोगे तो एक जैसे नहीं लगेंगे, 40s में या 50s में, कोई भी एज ग्रुप में आप देखेंगे तो टू इंडिविजुअल्स लुक डिफरेंट। इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट। डेफिनेटली जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हमें जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं विद अ गुड स्किन, गुड हेयर, तो हम वो जीन्स हैं हमारे। बट अच्छे जीन्स का मतलब ये नहीं आप टेक केयर नहीं करेंगे। तो एंटी एजिंग जो है डेफिनेटली सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे हमने डिस्कस किया था एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, प्रॉपर एक्सफोलिएशन होएगा तो डेड स्किन निकलेगी और नई स्किन आएगी विच इज़ अ यूथफुल एंड अ फ्रेश स्किन। तो आप प्रॉपर रेजीम भी नाइट का मेंटेन करेंगे तो अच्छा रहता है। मैम आपने हमें एक जनरल जो रेजिम है वो तो समझाया, पर कुछ एडवांस ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, प्रोसीजर्स भी होते हैं स्किन में एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए, या जैसे आपने रिंकल्स की बात करी, पर्टिकुलर कंसर्न है, फाइन लाइंस हैं, तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए फाइन लाइंस और रिंकल्स अगेन एज ग्रुप के हिसाब से रहता है। तो अगर अर्ली 20s या 30s में आते हैं तो सिंपल केमिकल पील्स या केमिकल एक्सफोलिएशन से बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। और जैसे मैंने आपको हमारे डिस्कशन में हमने पहले स्किन बूस्टर्स की भी बात की थी, तो वो हाइलुरोनिक एसिड जो हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं उससे आपका स्किन का इलास्टिसिटी मेंटेन रहता है। तो ये हम अर्ली एजेस में ये कर सकते हैं। एज यू एज तो जो पार्ट ऑफ एजिंग रहता है सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमारा जो फैट पैड है हमारे स्किन का उसका लॉस होता है। जो हमारे मसल हैं वो लैक्स होते हैं। तो इसीलिए हमें लाइंस दिखती हैं, क्रोज फीट दिखता है, फोरहेड लाइंस दिखती हैं, यहाँ पे फोल्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारा वॉल्यूम लॉस हो रहा है या वॉल्यूम डिप्लीट हो रहा है, सो हम एक चीज बोलते हैं जिसमें हमारा फेस का जो ट्रायंगल होता है वो इन्वर्ट हो जाता है। सो जो हमारा फेस जो ट्रायंगुलर रहता है यहाँ से टेपर्ड रहता है, ऊपर से ब्रॉड रहता है। जैसे हम एज करते हैं तो नीचे से ब्रॉड होता है और ऊपर से टेपर होता है। तो अब नीचे से वो ब्रॉड क्यों होता है कि आपका फैट पैड नीचे आ रहा है और यहाँ पे सब आकर के लटक रहा है, सैगिंग हो रही है। तो इसीलिए आपका नीचे से बेस ब्रॉड हो जाता है। अब हमें एक सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं। अब लिफ्टिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। अगर सिंपल स्किन टाइटनिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग होता है जो स्किन के वो टाइटन करने में हेल्प करता है। फिर एक और प्रोसीजर होता है जिसको हाईफू बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। उसको नॉर्मल लैंग्वेज में नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग भी बोला जाता है। वो भी एक तरीके का डिवाइस है जो आपके स्किन को लिफ्ट और टाइटन करने में हेल्प करता है। एक प्रोसीजर होता है जिसको थ्रेड्स बोलते हैं। तो वो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हम सूचर्स यूज करते हैं जो एब्जॉर्बेबल और बॉडी फ्रेंडली होते हैं। तो वो हम इंजेक्ट करते हैं और उसको पुल करते हैं ताकि हमारा जो टिश्यू जो सैग है वो पुल हो जाए। सो उसको कॉक थ्रेड्स बोला जाता है। फिर फिलर्स होते हैं जो जहाँ का वॉल्यूम कम हो गया है तो वो वॉल्यूम हम इंजेक्ट करते हैं और फिर वो यूथफुलनेस रीगेन हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं। पर मैम ये हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट होता होगा कि इस एज पर इतने टाइम पीरियड तक इसका इफेक्ट रहेगा और फिर से प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा? डेफिनेटली। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स रहते हैं नथिंग इज परमानेंट। एज मैंने बोला यू विल एज, कोलैजन ब्रेक डाउन होएगा, हमें कोलैजन को इंड्यूस करना है। ठीक है, या हमारा जो वेयर एंड टेयर हो रहा है या स्किन की इलास्टिसिटी कम हो रही है तो उस चीज को हमें रिपेयर करना है, रिन्यूअल करना है। तो इसीलिए ये सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं इनको रिपीटेडली टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। अब एक यंग पर्सन आएगा तो डेफिनेटली उसको इतना सैग नहीं होगा या उसको इतना इश्यूज नहीं होंगे, तो उसका एक मिनिमल लेवल पे ट्रीटमेंट हो सकता है। बट एक एज स्किन है अराउंड 55-60 जहाँ सैगिंग ज़्यादा हो गई है तो उनकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, प्रोसीजर्स इन्वॉल्व थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अ यंग स्किन। जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ, आई एम वेरी श्योर कई लोग आपके पास आते होंगे और क्योंकि इंटरनेट पर हम आज इतना कुछ देख पाते हैं, कई सेलिब्रिटीज के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं कि एट द एज ऑफ 50 शी लुक्स दैट यंग। तो जब इस तरह से लोग इन्फ्लुएंस होके आपके पास आते हैं किसी सेलिब्रिटी से, और आई एम श्योर आते ही होंगे डेफिनेटली, तब आप उन्हें क्या काउंसलिंग देते हैं?
सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि ठीक है, इन्फ्लुएंस होना एक अच्छी चीज, उनसे अडेप्ट करना या उनका चीज देखना अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम आपको इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि आप डिप्रेस हो जाओ। मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं मे बी लेट 40s या लेट 50s में, जो एजिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब आपको इन चीजों से डिप्रेस नहीं होता, वो सेलिब्रिटीज हैं, उनका जॉब इज टू लुक गुड, दे पुट द बेस्ट फेस फॉरवर्ड। और जैसे मैंने बोला, वो आज से नहीं, वो बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं हर चीज पे। उनका खाना पीना अच्छा रहता है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा रहता है, एक्सरसाइज रेजीम अच्छा रहता है, केयर रेजीम अच्छा रहता है, हर चीज पे वो फोकस करते हैं। एक ही चीज नहीं है कि सिर्फ स्किन डॉक्टर के पास गए और वो कर लेगा। बट एट द सेम टाइम आप सही समय पे शुरू करेंगे तो ही चीजें बेटर रहेंगी। और आप इन्फ्लुएंस एक हद तक के होइए, इतना मत होइए कि आप खुद को डिप्रेस करें या खुद से नाखुश हों। ये हर इंसान अलग है। स्किन लाइटनिंग या वाइटनिंग को लेकर भी काफी लोगों में ऑब्सेशन होता है, और ब्लीच जो है एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है। क्या ब्लीच करना सेफ होता है? मैं पहले तो स्किन वाइटनिंग या लाइटनिंग का ऑब्सेशन ही नहीं होना चाहिए। गॉड हैज ब्लेस्ड यू वॉट एवर विथ कलर, एक्सेप्ट इट। मेरे पास कितनी इंक्वायरीज आती हैं, 6 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, 5 साल का है, मैम वो पहले तो गोरा था अब डार्क हो गया। सो आपको लाइटनिंग या वाइटनिंग के पीछे ऐसा नहीं होना है। डार्क स्किन इज नॉट अ टैबू, राइट। आपको उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। वाइटनिंग लाइटनिंग के पीछे लोग इतनी गलत चीजें करते हैं, स्टेरॉइड्स लगा लेते हैं बिना डॉक्टर से पूछे, क्योंकि एक बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है स्टेरॉइड, जो स्किन क्रीम्स में होता है, जो हम स्किन डॉक्टर्स देते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो तब देते हैं, या कोई कंसर्न है इसीलिए देते हैं। और हमें पता है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल कब तक करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि आप स्टेरॉइड लगाते हो तो थोड़ा स्किन के इन्फ्लेमेशन कम होता है, ब्राइटनिंग दिखती है, तो वो लगाते जाते हैं और वो स्टेरॉइड डैमेज फेज हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन की लेयर एकदम पतली हो जाती है। तो आप धूप में जाओगे तो बिल्कुल लाल हो जाएगी, जो आप, और बहुत सारे रिएक्शंस और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम स्किन डॉक्टर्स जो हैं, ये बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं फॉर टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज फेस। इसको हम टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज फेस बोलते हैं। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि हम एक स्किन को ग्लो दे सकते हैं, उसका जो भी आपका टैन है या पिगमेंट है उसको लाइट कर सकते हैं, बट आपके स्किन का कलर नहीं चेंज कर सकते। तो आप वो फैंटेसी में या उस ऑब्सेशन में मत रहिए और अपने आप को उतना परेशान नहीं कीजिए कि आप ब्लीचिंग एजेंट्स, जैसे आपने बोला, अगर हम ब्लीचिंग एजेंट्स यूज करते हैं तो उसको स्किन को सेंसिटिव बना देता है। तो आपको हर चीज का एक लिमिट में करना चाहिए और डॉक्टर से ही गाइडेंस में करें। मैम, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारी कैटेगरी अवेलेबल हैं। एक ऑर्गेनिक टर्म हम अक्सर सुनते हैं, तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और ये कैसे बेहतर होते हैं? देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब रहता है विच इज़ मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड सेफ, है ना। तो जैसे आपके एलोवेरा जेल हो गया, या आपका एक सिंपल टर्मरिक बेस्ड क्रीम हो गई, ये सब ऑर्गेनिक क्रीम्स में आते हैं। या एक सिंपल वाइट सॉफ्ट पैराफिन, लाइट लिक्विड पैराफिन, जिसमें कम केमिकल्स यूज हुए हैं, या विच इज विदाउट केमिकल, ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। बट जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप ऐसे हमें लगता है कि अरे ये ट्यूब जो है मेरी फ्रेंड ने यूज किया है, ये ऑर्गेनिक है या ये अच्छी है, उसका मतलब ये नहीं वो अच्छी होगी ही। सो आप एक ऑथेंटिक ब्रांड और एक ट्रस्टेड ब्रांड के ही प्रोडक्ट्स यूज करें। ऑलराइट। कई बार हम सुनते हैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, क्या ये सही टर्मिनोलॉजी है? देखिए, केमिकल फ्री तो कुछ भी नहीं होता है। हर चीज एज वी नो साइंटिफिकली इज अ केमिकल, ठीक है। अब केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, वो जैसे हमने डिस्कस किया, सेफ प्रोडक्ट्स को हम एक वेगली टर्म कर सकते हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट जो सेफ हैं। अब जैसे हमारे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हो जाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हो जाते हैं, या हमारे रेटिनॉल्स हो जाते हैं। अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखेंगे तो उसको हम एक केमिकल की कैटेगरी में कर सकते हैं प्लेस। और जो हमारे नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स हैं या सनस्क्रीन है, उसको हम एक तरीके से सेफ प्रोडक्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो
आप डॉक्टर के गाइडेंस में ही यूज करें। और आजकल का जो ट्रेंड है कि हम किसी का भी एक स्किन इन्फ्लुएंसर हो गया या किसी को भी फॉलो करते हैं, एक सेलिब्रिटी ने भेजा अपना एक रील शूट किया कि मैं ये रेजीम यूज करती हूँ, ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो जरूरी नहीं है जो उनको सूट कर रहा है वो आपको भी आपके स्किन टाइप को सूट करे। सो इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एक सिंपल रेजीम से शुरू करें और फिर आप एक डॉक्टर का गाइडेंस लेकर के ही एक एडवांस रेजीम पे शिफ्ट हों। डॉक्टर, आपके पास कई सारे पेशेंट्स आते होंगे और उनमें से कुछ कभी कभी आपको सेलिब्रिटी स्किन या ग्लास शाइन स्किन या कोरियन स्किन जैसे रेफरेंसेस देते होंगे, तो इस तरह के जो फैंसी वर्ड्स वो आपके पास लेकर आते हैं, उनसे आप क्या कहती हो? देखिए, अब अगर हम बात करें ग्लास शाइन स्किन या कोरियन स्किन, सो कोरियंस को हम फॉलो तो कर रहे हैं, बट 2-3 चीजें, उनका स्किन वो जेनेटिकली डिफरेंट है हम इंडियन स्किन टाइप से, तो हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, वो बहुत पर्टिकुलर रहते हैं अपने स्किन के रेजीम को लेकर के सिंस वेरी बिगिनिंग। जैसे मैंने पहले भी बोला, आप सही समय से स्टार्टिंग से सब चीजें अच्छी रखेंगे, टीन एज से ही अच्छी रखेंगे, तो आपकी भी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है। ओके। अब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं या प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हम एक अच्छा स्किन अचीव कर सकते हैं। बट वही मैं बोलती हूँ सबको कि आप डिप्रेस नहीं होना चाहिए, या हमें ऐसा नहीं एक रोल मॉडल हमने हमारे दिमाग में फिक्स कर दिया कि नहीं मुझे तो ऐसे ही दिखना है या मुझे ऐसे ही होना है, वो पॉसिबल नहीं होता है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ये मैं हमेशा सबको बोलती हूँ। आप एक अलग इंडिविजुअल हैं, एक अलग आइडेंटिटी है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ समवन एल्स। राइट। और इतने सारे प्रोसीजर्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, बावजूद इसके आपको ये पता होना चाहिए कि एजिंग होगी yes. या हम जैसे हैं वो हैं। डेफिनेटली जो इम्प्रूव हो सकता है वो हो सकता है, पर जो आपने बात की कि डिप्रेस नहीं होना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो बहुत मैं गाइड करती हूँ लोगों को, बहुत सी बार तो उनको काउंसलिंग करके भेज देती हूँ। यंग बच्चा आया मेरे पास कि मैम मेरे को तो आप स्किन लाइटन करके दे दो, या फिर जैसे मदर्स भी आते हैं कोई क्वेरी लेकर के या कोई कंसर्न लेकर के, या कोई मिडिल एज वुमेन आई अगेन कि आप इस तरीके से चेंज कर दीजिए, उस तरीके से चेंज कर दीजिए। सो जैसे मैंने बोला कि हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, बट मेरा बहुत सारा टाइम काउंसलिंग में जाता है कि आप उनको समझाना, उनको राइट डायरेक्शन देना ही एक डॉक्टर का फर्ज है, ना कि वो कोई भी ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और उससे वो परेशान हो रहे हैं, कर रहे हैं खुद को भी और अपने आसपास वालों को भी। राइट। मैम, आपने हमारे इतने सारे क्वेश्चंस का बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल आंसर दिया। लास्टली मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी जो डेफिनेटली मैंने भी इंटरनेट पे देखे हैं और आपको सिर्फ यस और नो में आंसर करना है। एक्ने के लिए टूथपेस्ट अप्लाई करना? नो। टैन रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं? अ बिग नो। ओके। कर्ड इज गुड फॉर स्किन? कर्ड टू एन एक्सटेंट यस, हम कर सकते हैं। कर्ड हो गया या मलाई हो गया, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड रहता है और वो एक सूदिंग एजेंट है, तो यस। फेस पर डायरेक्टली लेमन अप्लाई करना? लेमन है इज एसिडिक, तो उससे रिएक्शंस हो सकता है, तो बिग नो। इससे अच्छा आप उसे खा लें। यस। सो डॉक्टर गिन्नी छाबड़िया, आज के इस एपिसोड के लिए, हमसे बात करने के लिए और वेब दुनिया के लिए टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।